नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडी न्यूज पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देश प्रधानमंत्री पीएम मोदी के 75वें जन्म दिवस की शुभकामनाएं दे रहा है। उनके साथ बहुत सारे रिकॉर्ड्स जुड़ेंगे, उनके विपक्षी उन पर बहुत सारे आरोपों की बौछार करेंगे, लेकिन इसी दौरान एक ऐसा कारनामा जो सिर्फ उन्होंने और उनके सहयोगी यानी गृह मंत्री अमित शाह इस जोड़ी ने किया है, उस पर कोई विवाद नहीं हो सकता। और वो है हिंसा के एक ऐसे दानव से छुटकारा दिलाना जो देश के साथ आज़ादी के बाद ही यानी आज़ादी के बाद या आज़ादी से कुछ दिन पहले से चिपक चुका था और देश की आत्मा के साथ वो लगातार, अगर आप गौर करते हैं तो उस पर हिंसक खून के छींटे लगातार गिर रहे थे। लेकिन ये जो जन्मदिवस है जो मन रहा है, उस वक्त उसी दानव के कमजोर पड़ते हुए एक खत से शुरू हुआ। इस पर मैं पूरी डिटेल के साथ बात करूंगा। जी हाँ, आप समझ रहे हैं, मैं माओवादियों के उस खत की बात कर रहा हूं जिसमें उन्होंने हथियार छोड़ने की तैयार होने की बात लिखी है। यानी वो हथियार छोड़ना चाहते हैं। ये वो माओवादी हैं जिन्होंने इस देश में हजारों निर्दोष कमजोर आदिवासियों को मौत के घाट उतारा, जिन्होंने इस देश की सांगठनिक मशीनरी, इस देश के सुरक्षा बल यानी उन नौजवानों को जो देश की रक्षा के लिए बदन पर वर्दी पहने थे, उनके खून पर अपने आप को उन पर नाचते हुए वो सारे अपने आप को दृश्य याद आ रहे होंगे कि जब दंतेवाड़ा में 76 देश के उन बेटों को इन आतंकवादियों ने या इन्होंने माओवादियों ने मौत के घाट उतारा था। उसके बाद जिस तरह का विभत्स नृत्य वहाँ किया गया था, उसकी याद आपके जहन से मिटी नहीं होगी। जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह से छात्रों ने नारे लगाए थे और खुशी जाहिर की थी, वो ये बता रहा था कि ये वामपंथ का ये जहरीला चेहरा कितना ज़्यादा उसमें छुपा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसको कभी आतंकवादी नहीं लिखा गया, इसको माओवादी या उस तरह से लिखा गया, यानी इसके ऊपर एक इतना बड़ा आवरण डाल दिया गया जो सिर्फ आतंक के लिए था। इस देश की आत्मा के साथ लगातार छल करता रहा। उसको उनके इस इतने बड़े संगठन के जो बाजुएं थी यानी टेंटाकल्स थे, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में पैदा होते थे और वो उन यूनिवर्सिटी से एक दूसरे का बचाव करती हुई ये सबसे जहरीली विचारधारा आज उसकी हिंसा की अगर जो घबराहट है वो जाहिर होती है, तो फिर ये कहना होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने जिस बात का दावा किया था वो सिर्फ एक बयान नहीं था, बल्कि हकीकत में इस देश को इस बड़े नासूर से मुक्ति दिलाने की कोशिश थी। हम पहले लेटर पर बात करेंगे और आज मैं आपको इस वामपंथी आंदोलन के जहर से आपको जो है कुछ बताने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि कुछ आपको मालूम हो, कुछ उसमें नया ज़रूर होगा, वो सब पर बात करेंगे इस वीडियो में। आपको अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो हम लोग शुरू करते हैं कि माओवादियों ने एक खत लिखा है कि वो हथियार छोड़ने को तैयार है, जेल में बंद साथियों से बात करेंगे और उसके बाद वो हिंसा छोड़ देंगे। ऐसा एक बार पहले भी हुआ, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, लेकिन इतनी कमजोर, इतनी तरह से अपने अंदर सिमटते हुए इन माओवादियों को, जिनका ये कहना था कि सत्ता तो सिर्फ बंदूक की नली से निकलती है और वो कोई क्रांतिकारी नहीं है जिसने किसी के खून से अपने हाथ ना रंगे हों। ये उसके आपको कानू मजूमदार और जो चारू मजूमदार, कानू सान्याल, ये नाम याद होंगे तो चारू मजूमदार का ये बयान था। तो माफ कीजिएगा, उस जहर बुझे बयान और उसके बाद की कहानी इतिहास में किस तरह हजारों निर्दोष लोगों के खून से रंगी गई, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन नक्सलियों की जो केंद्रीय कमेटी है, चूंकि इनकी केंद्रीय कमेटी है, वही ये सब तय करती है। और पहली बार जब गृह मंत्री अमित शाह ने ये तय किया कि इनके नेतृत्व को सफाया करना है, क्योंकि वो जो नीचे के फुट सोल्जर हैं उनको वो कहीं से भी मिल जाते हैं। और आप कितनी भी विचारधाराओं के मुकुट अपने माथे पर सजाते रहिए, ये सिर्फ गुंडों का एक चेहरा होता है, गुंडों के एक दल होते हैं जो सिर्फ मासूम लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं। तो उसमें नक्सलियों की केंद्रीय कमेटी ने अब सरकार के सामने सरेंडर करने और हथियार डालने को राजी हो गई। सीपीआई यानी जो माओवादी है,
और ये सीपीआई आपको मालूम भी होगा कि ये चीन के समर्थन में बनी हुई पार्टी थी। यानी जब भारत पर हमला हुआ था, कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर दो ग्रुप हो गए थे, जिसमें से जो चीन के लिए यानी ये बांटा गया, ये उस समय इन लोगों ने, कम्युनिस्टों ने अलग अलग पूरे देश में ये बताने की कोशिश की कि इसमें हमलावर चीन नहीं है, चीन तो अपनी सीमा में है, भारत के सैनिक जो उनकी सीमा में घुस गए थे उनको बाहर कर रहा है। इसके बावजूद ये पार्टी जीतती रही। ये तो आपकी अपनी समझ है कि ये कैसे हुआ। लेकिन प्रेस रिलीज आई है माओवादी की, उसने कहा है कि पार्टी फिलहाल अस्थायी तौर पर हथियारबंद संघर्ष को रोकने और शांति वार्ता के लिए तैयार है। संगठन ने साफ किया कि वे सरकार से गंभीर और ईमानदार पहल की उम्मीद कर रहे हैं। दरअसल अगर 2014 से पहले, हालांकि 2010 में भी मैं इसलिए कहूँगा कि जो ग्रे हाउंड और अलग अलग ग्रीन हंट जैसे ऑपरेशन शुरू किए गए थे, उस वक्त से दबाव ज़रूर बढ़ा था, लेकिन सरकार में बैठे हुए जो समर्थक ग्रुप थे या जिनके साथ उनकी सहानुभूति थी, क्योंकि ये वोट का इंतजाम भी करते थे बाकी तमाम जगह पर वो संगठन, लिहाजा उस तरह से कांग्रेस पार्टी वो आक्रामक अंदाज में नहीं थी, क्योंकि गठबंधन के सहयोगियों के अलग अलग स्वार्थ थे। लेकिन जब से 2014 में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई, यानी एनडीए की सरकार, उसने इस पूरे मामले को लेकर कम से कम कोई एम्बिग्यूटी नहीं, किसी तरह का तुष्टिकरण नहीं दिखा और उन्होंने शुरू किया। और उसके बाद ये पहली बार जब उन्होंने कहा कि वो अस्थायी पहल चाहते हैं। पार्टी ने कहा कि 2024 से चल रहे अभियान में पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ों का सामना किया है, जिससे दोनों ओर से नुकसान हुआ है। इसी पृष्ठभूमि में पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि 1 महीने तक सरकार से संवाद की प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए और कैद माओवादी नेताओं को भी वार्ता में शामिल होने का अवसर दिया जाए। यानी ये इस तरह की डिमांड है जो कोई सरकार मानेगी नहीं, क्योंकि ये हो सकता है कोई और सरकार मान लेती, लेकिन इस मामले में मैं कहूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह को इतिहास में इसलिए याद रखा जाएगा कि नक्सल के जहर को, उसके दांत उखाड़ कर उस सांप के उन्होंने नष्ट किया है, यानी इस पूरे जहर को खत्म किया है। पार्टी ने कहा कि साहब अब ये नक्सली लीडर अभय का ये प्रेस नोट जो है 15 अगस्त को था, लेकिन ये अब निकल कर सामने आया है। प्रेस नोट में कहा कि अगर सरकार वास्तव में वार्ता चाहती है तो वह जेल में बंद माओवादी साथियों से भी विचार विमर्श की अनुमति दे और इस दौरान संगठन पर पुलिस दबाव न डाले। हालांकि इस पर छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि नक्सलियों के लेटर की जांच होगी और उनके मुताबिक केंद्रीय मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री सहाय जो विष्णुदेव सहाय है वही इस पर निर्णय लेंगे। इससे पहले जो बस्तर के आईजी हैं सुंदर राजन पी, आपको ये नाम बहुत सुना हुआ लग रहा होगा, क्योंकि सुंदर राजन पी के खिलाफ जो शहरों में बैठे हुए संगठन, मैं इस पर आपको आज विस्तार के साथ बताऊंगा कि किस तरह से इसने एक सिस्टम खड़ा किया था कि कौन फुट सोल्जर बनेगा, कौन उसके लीडर होंगे, कौन उसको शहरों में बचाने वाले चेहरे होंगे, कौन उनकी तरफ से विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में जाकर एक माहौल तैयार करेंगे और वहाँ से एक वैचारिक संघर्ष होगा, कौन प्रोफेसर जेएनयू में बैठकर ये बताएगी कि किस तरह से कश्मीर में भी आत्मनिर्णय की ज़रूरत है और कश्मीर पर हिंदुस्तान की फ़ौजों के कब्जे हैं। ये एक बहुत वेल रिसर्च की गई तैयारी के साथ इस संगठन का अगर आप देखेंगे तो ये इस तरह से काम करते थे। उन्होंने कहा कि जब ये सरकार ने तो साफ कहा कि जब हम स्पष्ट होंगे तभी इस पर बातचीत होंगे, क्योंकि जिन पर्चे में जो तस्वीर है वो नक्सली लीडर अभय की है, ये फिर स्पष्ट किया जाता है कि किसी तरह या बातचीत का फैसला सरकार को लेना है। अब जो प्रेस नोट में लिखा है वो है हथियारबंद संघर्ष को निर्णय लिया गया है कि वह अस्थायी तौर पर विराम घोषित किया जाए। हम स्पष्ट कर रहे हैं भविष्य में हम जन समस्याओं पर तमाम राजनीतिक पार्टियों एवं संघर्षरत संस्थाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करेंगे। केंद्र के गृह मंत्री और उससे नियुक्त व्यक्तियों प्रतिनिधि मंडल से बातचीत करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन पहले हमें बदले हुए विचार से पार्टी को अवगत कराना पड़ेगा। यही विचार इसलिए वो कह रहे हैं क्योंकि अभी तक ये विचारधारा किसी भी तरह की बातचीत को अस्वीकार करती थी
और जो बातचीत में इसकी जो पार्टियों की बात है तो वो तो तमाम पार्टियां इसकी जो सेम, जिनका सोर्स एक है, जिनकी विचारधारा प्रेरणा सब एक है, वो तो आपको दिख ही रही है। वामपंथी पार्टियां मौजूद हैं इस देश में और वो इन सब के कवर के तौर पर भी काम करती हैं। तो अब ये क्या बात करेंगे है, लेकिन इस बदले विचार से साथियों में से एक, पार्टी के अंदर सहमति जताने वाले साथियों में से एक प्रतिनिधि मंडल को तैयार करके इसमें वार्ता में शिरकत करेंगे और वर्तमान में हमारे संपर्क में समिति कैडर के और कुछ नेतृत्वकारी साथी संपूर्ण सहमति जता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र से अनुरोध है कि अलग अलग राज्यों से सलाह मशवरा के लिए और जो जेलों में बंद है हमको उनसे 1 महीने का समय दे और वीडियो कॉल के तरह इस पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं और फौरन 1 माह के लिए सीज फायर किया जाए। ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जब ये समीक्षा बैठक ली थी तो उन्होंने रायपुर में ये बैठक हुई थी, उन्होंने कहा था वामपंथी उग्रवाद पर इसको खत्म कर दिया जाएगा। लगातार अगर आप गौर करेंगे कि कौन कौन से लीडर मारे गए, किस तरह से साफ किया गया, तो ये जो हेडलाइंस के बाद ही सब अटैक हो गए थे। जो डेडलाइन जारी कर दी थी गृह मंत्री ने साफ तौर पर कहा था, क्योंकि आपको याद होगा एक जमाने में लाल कॉरिडोर कहां से चलकर नेपाल से लेकर आंध्र प्रदेश तक पहुंच गया और उसमें 240 इस देश के जिले नक्सल प्रभावित हो चुके थे। अब अगर हम देखें तो 11 सितंबर 2025 को, यानी जो अभी इसी हफ्ते में जो गरियाबंद मुठभेड़ में 1,80,00,000 रुपए का इनामी था, सेंट्रल कमेटी मेंबर बालाकृष्णन समेत 10 मारे गए थे। इससे पहले 21 मई को मुठभेड़ में 27 नक्सली मारे गए थे, उसमें भी 1.5 करोड़ का जो इनामी था बसवा राजू, वो भी मारा गया था। जो ये तमाम वो लोग हैं जो बड़े बड़े ऑपरेशंस की भूमिका बना रहे थे। 21 मई की मुठभेड़ से ठीक 7 दिन पहले यानी 14 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने करके गुट्टा जो कर्रे गुट्टा में जो चल रहा था ऑपरेशन, उसकी जानकारी दी गई थी जिसमें 31 नक्सलियों को मारा गया था। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर ये जो कर्रे गुट्टा के पहाड़ों थी, यहाँ सबसे ताकतवर अगर अबूझमाड़ के जंगलों की बात करें उसके बाद यहाँ तक था। अगर हम 1 साल की बात करें तो बालाकृष्णन से शुरू करें, बसवा राजू से करें, जयराम उर्फ चलपति, सीसी ये भी सेंट्रल कमेटी का मेंबर था, 1 करोड़ का इनामी था। रेणुका सेंट्रल रीजनल ब्यूरो प्रेस टीम और वकील 25 लाख की इनामी तेलंगाना। मधुप उर्फ जंग ये दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी 25 लाख की इनामी थी। इसके अलावा नीति उर्फ निर्मला ये 25 लाख के इनामी छत्तीसगढ़। रुपेश 25 लाख का, दसरू 25 लाख का, रणधीर 25 लाख का और जोगन्ना 25 लाख का इनामी। सुधाकर उर्फ नरसिंचाल 1 करोड़ का इनामी आंध्र प्रदेश का। भास्कर 45 लाख रुपए का इनामी आंध्र प्रदेश। गजरला ये 40 लाख का इनामी आंध्र प्रदेश। अरुणा ये जो है जो ये भी 20 लाख की इनामी थी। तो अगर आप इस तरह देखते हैं 2025 में अब तक 220 नक्सली मारे जा चुके हैं। ये जो चारों तरफ से उनके अबूझमाड़ को उनकी राजधानी कहा जाता था। हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, वहाँ बहुत सारे रिपोर्टर्स तो वहाँ जाकर ही वहाँ उनकी तस्वीरें खींचकर उनको इसी तरह से एक महान रिपोर्टरों में तब्दील हुए। और ये तमाम जगह पर अदालतें, जो कंगारू कोर्ट्स थी, वो सब जगह चलती थी। मैं अभी उस पर पूरी डिटेल के साथ आप पे बातचीत करूँगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ जो 220 लोग मारे गए हैं। गरियाबंद में 10 मारे गए थे, अबूझमाड़ में 6 नक्सली 18 जुलाई को मारे गए थे, 5 जुलाई को एक नक्सली मारा गया था, 26 जून को फिर अबूझमाड़ में, कांकेर में फिर 20 जून को, 18 जून को 3 नक्सली। मुझे लगता है कि अगर मैं ये पढ़ता चला जाऊंगा तो ये बहुत बड़ी, अबूझमाड़ में 27 जो 21 मारे वाली, उसमें 10 मैंने आपको किस तरह बताया कि किस तरह से अबूझमाड़ को राजधानी कहा जाता था। तो ये लगातार इस पर जब ये हमला हुआ तो ये उनको अब समझ में आ गया कि ये सरकार वो नहीं है जो अभी तक, यानी मार के विकास की बातें या ठंडा हो जाए, उन्होंने सफाई का लक्ष्य रखा। और मुझे लगता है अमित शाह इस मामले में अभी तक की जो पूरी तरह से ताकतवर आईडीए के साथ थे। और अगर मैं इसके साथ ये भी बात करूं कि अब हम लोग इस पर बात करेंगे कि क्या ये 5 महीने पहले भी इस तरह का एक जो है पर्चा जारी कर चुके थे। उन्होंने कहा था कि 15 महीनों में उनके 400 साथी मारे गए हैं, अगर नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन रुकती है तो हम शांति वार्ता के लिए तैयार हैं। इस बार उससे आगे बढ़ गए क्योंकि उनको मालूम है कि अब सरकार
ये नहीं करेगी। तो लिहाजा उन्होंने कहा वो इस समय बिना उसकी किसी शर्त के, क्योंकि वो सिर्फ ये चाहते हैं 1 महीने तक हो, बस उन्होंने कहा कि उनका ये हो कि भाई उनके साथियों के साथ बातचीत कर दिया जाए। और इससे पहले सरकार कह चुकी थी कि वो ISIS जैसी किसी कंट्राप्रति संस्था पर नहीं कर सकते। अगर हम इसके फेज को देखें, भारत में इस आंदोलन को फेज देखें, तो 1967 से नक्सलबाड़ी आंदोलन में, थोड़ा इतिहास पे जाऊंगा, इसके बाद जाऊंगा, लेकिन इसको थोड़ा सा बता देता हूं कि नक्सलबाड़ी आंदोलन की शुरुआत जहां से हुई थी, वो दार्जिलिंग, अब सिलीगुड़ी का एक शहर है, वहां नक्सलबाड़ी गांव में किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, जिसकी अगुवाई चारू मजूमदार और कानू सान्याल कर रहे थे। भूमिहीन किसानों को पट्टे दिए जाएं, ज़मीन पर अधिकार दिया जाए, ये जो उनका पुराना एक तरीका था उस पर थे। आंदोलन हिंसक हो गया और हमले शुरू हो गए। चारू मजूमदार ने कहा कि अब सशस्त्र क्रांति होगी, माओवादी विचारधारा से अब जो है सत्ता बंदूक की नली से हासिल होगी। अगर हम इसको 70 के दशक तक देखें तो ये 70 के दशक से नक्सली आंदोलन पश्चिम बंगाल से निकला और फिर ये फैलता हुआ चला गया। सीधे तौर पर पहले ये वहाँ से गया आंध्र प्रदेश में, चूंकि इतिहास में मैं जाऊंगा तो आपको और ज़्यादा अच्छे से ये बता पाएंगे कि आंध्र प्रदेश में पहले से ही वारंगल में सशस्त्र संघर्ष भारत सरकार के खिलाफ आज़ादी से पहले से शुरू हो गया था। 1946 में निज़ाम के खिलाफ शुरू हुआ ये संघर्ष धीरे धीरे हिंदुस्तान की सरकार के खिलाफ हो गया था और नक्सलियों ने 1951 तक, मतलब वामपंथी तमाम पार्टियों ने 1951 तक इस देश की आज़ादी का महोत्सव नहीं मनाया था। यानी 15 अगस्त को उन्होंने इस देश की आज़ादी का जश्न नहीं मनाया था। ये 4 साल बाद उन्होंने माना कि आज़ादी, वरना उस वक्त कहा गया ये झूठी आज़ादी है जो उन्होंने दी। तो अब उसके बाद ये बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ तक पीपुल्स वार ग्रुप और MCC, ये 2 बड़े संगठन बाद में उभरे, क्योंकि कई संगठन मिलते रहे। नक्सलियों ने पुलिस थानों पर हमले, हथियार लूटना, सरकारी कर अधिकारियों की हत्या, और 70 के 80 दशक में ये, चूंकि इसका तब तक ये स्कूलों में, कॉलेजों में, क्योंकि 1967 में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार को जब ज़रूरत पड़ी थी, यानी जब अल्पमत में या सरकारें उनको चाहिए थी, तो उस वक्त कम्युनिस्टों ने उनका साथ दिया। बदले में उन्होंने एजुकेशन सिस्टम पर कब्जा किया, उसमें उनको स्पेस दिया गया और इसीलिए वहाँ से जो शुरू हुई उनकी एंट्री, उन्होंने इन तमाम कॉलेजों में इस तरह के भावुक नारे गढ़े और उन्होंने उन जहनों पर कब्जा करना शुरू कर दिया जो इस देश के लिए दिमाग हो सकते हो। धीरे धीरे वो इस देश को तोड़ने की हद तक वहाँ चले गए। अगर 1970 के 80 के दशक में विश्वविद्यालयों से जुड़े हुए लोग इसमें जाने लगे, 80 से 90 का अगर दौर करेंगे तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली दौर हो चुका था। लाल गलियारा तैयार हो चुका था जो नेपाल की सीमा से लेकर आंध्र प्रदेश तक पहुंचता था। उस समय प्रभावित संख्या 150 से ज़्यादा, बल्कि कहीं कहीं 240 बताई जाती है। और ये चूँकि खनिज और तमाम जगह थे, लेकिन यहाँ सब आदिवासी थे। तो इन्होंने क्या किया, इनको सबसे बड़ी ताकत इस तरह मिली। उस दौरान आप ये भी गौर करेंगे कि ये उन सरकारों का दौर था जो किसी ना किसी तरह या तो रीजनलिज्म के दम पर आई थी, या जातिवाद के दम पर आई थी, या क्षेत्रवाद के दम पर सत्ता में थी। यानी सामूहिक केंद्र में अगर आप देखेंगे, मिली जुली सरकारें जो अपने व्यक्तिगत हितों को राष्ट्र हित से ऊपर रख रही थी। ये भी दौर वही दौर है जब आप देखेंगे इस समय पूरी तरह से 90 के बाद के दौर में ये आए। इसके इलाके नक्सली हिंसा करोड़ों रुपए वसूलने लगे। आपको मालूम होगा सारे जितनी फैक्ट्रीज होती थी सबसे पैसा वसूला जाता था। 2000 का दशक माओवादी एकता का दशक था और चरम हिंसा थी। 2004 में पीपुल्स वार ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर यानी MCC ने मिलकर CPI के रूप में माओ के रूप में इकट्ठे हुए और इसके बाद ये खतरनाक हो गया। ये देश की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती ये बनकर उभरे। और ये आप सोचिए कि जितना आतंकियों के बारे में नफरत है उतनी इनके बारे में नहीं थी। इसका पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि ये तमाम लोग जो है एक कवर फायर तैयार किया था। ये पहले इस तरह के आतंकी संगठन थे जो बाद में इस्लामिक रेडिकलाइज ग्रुप्स को समझ में आया। उससे पहले ये लोग थे जिन्होंने ये तैयारी की थी कि जो शहरों में अपना काडर तैयार करना, जो इंटेलेक्चुअल्स और वो लोग होंगे वो हमारी ढाल होंगे। यानी वो जो पब्लिक का गुस्सा है, यानी जनता का गुस्सा और उनका निर्णय, जनता का निर्णय आने की जो ताकत होती है कि हमको नष्ट करना है, उसको रोकेंगे। ये एक बड़ा बेहतरीन वो था। तो 2002 में 2003 में जिलाधिकारी अरविंद की हत्या हुई, 2004-05 में दर्जनों पुलिसकर्मी और नेताओं की हत्या हुई। आपको मालूम है
किस तरह से वहाँ जेएमसी बालयोगी के उसका भी ये हुआ गया जब प्लेन क्रैश हुआ, और उसके अलावा एक बार चंद्रबाबू नायडू पर भी अटैक हुआ था, आपको याद होगा। तो ये पूरा का पूरा 2010 में दंतेवाड़ा हमला जिसका मैं जिक्र कर रहा था, जो मैंने कवर भी किया था, वहाँ 76 सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। 2013 में झीरम घाटी जिसमें कांग्रेस की पूरी लीडरशिप साफ हो गई थी, वीसी शुक्ला जैसे लोग वहाँ से साफ हुए, उसमें 27 लोग मारे गए थे, ये अलग बात है। अब ये जो रणनीति और इनका तांडव था, ये गांव गांव में जन अदालतें लगाते थे और जन अदालतें लगाकर ग्रामीणों को मौत की सजा दी जाती थी। बम बारूदी सुरंगे पुलिस और अर्धसैनिक बलों को उड़ाने के लिए लगातार किया करते थे। अपहरण, फिरौती, सरकारी इंजीनियर, अफसर और आम नागरिक तक इनका निशाना बने होते थे। अगर आप कभी इन इलाकों में अब जा सकते हैं, बहुत सारे इलाकों में घूमने जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने उन खूबसूरत जगहों को कब्जा करके वहाँ किसी को आने देने और उनके रहने वाले लोगों के वहाँ बहुत सारी जगह में पहली बार तिरंगे फहराए जा रहे हैं, जो अब फहराए जा रहे हैं। आप ये सोचिए आज़ादी को कितने साल हो गए और इनकी कोई सनक नहीं। आप ये सोचिए ये हत्यारों से बदतर हत्यारे, दुर्दांत जानवरों की तरह काम करने वाले ये लोग ये कहते रहे कि ये उनकी रक्षा कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा अगर मैं उसको भी, चूँकि मैंने वो डाटा भी पूरा निकाला था कि किस तरह से ये उन लोगों के लिए ज़्यादा खतरनाक हुए जो लोग इनका, जबकि हकीकत ये थी कि नक्सलियों का दावा ये था कि वो गरीबों, आदिवासियों और किसानों के लिए लड़ रहे हैं। वास्तविकता ये थी कि सबसे ज़्यादा शिकार इनके वही बने। हजारों निर्दोष लोग मारे गए, महिलाएं यौन हिंसा से लेकर हिंसा की शिकार हुई, बच्चों को जबरिया भर्ती किया गया। 1990 के दशक से लेकर 2010 तक कई लोगों ने ग्रे हाउंड यानी आंध्र प्रदेश में, सलवाजुडूम छत्तीसगढ़ जैसी विशेष रणनीतियां चली, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आपको मालूम होगा जो अभी उपराष्ट्रपति के लिए विपक्ष के उम्मीदवार थे, उनकी जो बेंच थी उसने जो फैसला दिया था उसमें सलवाजुडूम खत्म किया गया था। फिर ऑपरेशन 2010 के बाद ग्रीन हंट और अन्य अभियान चले और ये सब तय हुआ कि ये केवल हजारों निर्दोषों की जान नहीं, बल्कि इसने उन तमाम लोगों को पीछे पहुंचा दिया जहां विकास की कोई राह। अगर हम लोग इसको और थोड़ा सा पहले जाने की कोशिश करें तो 1920 में इस देश में कम्युनिस्ट पार्टी का मतलब नींव पड़ गई थी। 1925 में कानपुर में सीपीआई स्थापित हुई। वामपंथी धारा का बड़ा हिस्सा उसने इस देश की स्वतंत्रता को अधूरा माना। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का पार्टी ने विरोध किया, क्योंकि तब सोवियत संघ जो इसका वैचारिक होता, सीपीआई का वैचारिक रूप से जो उसका फादरलैंड था, वो उस समय ब्रिटेन का सहयोगी हो चुका। ये आप देखेंगे कि जब तक हिटलर ने रूस पर हमला नहीं किया था तब तक ये तमाम लोग उसके खिलाफ खड़े थे। जैसे ही रूस पर हमला हुआ और रूस इनके साथ खड़ा हो गया ब्रिटेन के साथ, तो अचानक ये लोग भारत सरकार, जो भारत का भारत छोड़ो आंदोलन है, उसके खिलाफ खड़े हो गए। तो यानी इनका हिंदुस्तान के साथ कोई लेना देना नहीं था। और तेलंगाना का विद्रोह जिसके मैं बात कर रहा था, ये भारत का बड़ा पहला वामपंथी सशस्त्र आंदोलन था। और इस पे अगर हम लोग बात करें तो ये आज़ादी से लगभग 1 साल पहले शुरू हुआ और इसमें नक्सलवाड़ी आंदोलन से भी 20 साल पहले ये शुरू हुआ, जो नक्सलवाड़ी को कहा जाता है। उससे पहले ये भूमिहीन किसानों ने कहा कि अगुवाई में हथियार उठाए, लेकिन 40 से 51 तक लगभग 5000 मौतें हुई, जिसमें पुलिस, जमींदार, ग्रामीण और विद्रोही शामिल थे। विद्रोह को भारत की सेना ने दबाया, शायद ऑपरेशन पोलू करके, लेकिन सीपीआई ने इसे क्रांतिकारी प्रयोग कहा। यानी ये नहीं कि इसमें बीटी रणदीबे और पीसी जोशी को जाना पड़ा था, उनके बीच में बीटी रणदीबे को सशस्त्र संघर्ष के लिए तैयार किया। ये आंदोलन ही बेसिकली वैचारिक पृष्ठभूमि था, इसलिए जो लोग इनको अलग अलग देखने की कोशिश करते हैं वो उस पर पर्दा डालते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1967 से 72 तक लगभग 3000 मौतें हुई थी। उसके बाद 80 से कुल 8000 मौतें हुई। सबसे ज़्यादा, मैं ये 1967 से 1980 के बीच के आंकड़े बता रहा हूँ, और सबसे ज़्यादा शिकार अगर हम ऐसे टीएपी के आधार से देखें कि वो गरीब आदिवासी बने जिन्हें जन अदालतों में मौत की सज़ा दी जाती थी। दुख की बात ये थी कि वहाँ हिंदुस्तान की कोई एजेंसी उनकी मदद करने के लिए नहीं पहुँचती थी। 1990 के बाद नक्सली पीपल वार्स ग्रुप, जो मैंने आपको अभी बताया, मैं उसको अब ज़्यादा एलोब्रेट नहीं करूँगा क्योंकि ये बड़ा हो रहा है। मैं सिर्फ मौतें बताऊंगा। 1990 से 2000 के बीच में 6000 से ज़्यादा मौत हुई, 200 से ज़्यादा ज़िले हो गए थे, और आंध्र प्रदेश, बिहार,
झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा इसके सबसे बड़े शिकार बन चुके थे। 2000 से 2010 के बीच में 10,000 मौतें हुई अगर हम सरकारी आंकड़े देखें। बड़े हमले में आपको बता चुका। और 2011 से 2020 तक एक गिरावट शुरू हुई, वो इसलिए मैंने बताया कि 2010 में 1180 मौतें हुई एक साल में, सबसे ज़्यादा। उसके बाद 2020 में 200 मौतें हुई और अब ये संख्या इसलिए बढ़ रही है। तो ये सिमटना शुरू हुआ नक्सल हिंसा में 2023 से 24 में देखें तो लगभग 45% कमी हुई और 150 से 200 पर मौतें आ गई। सिर्फ छत्तीसगढ़, गढ़चिरौली जो महाराष्ट्र में है, बस्तर जो छत्तीसगढ़ में है और झारखंड के कुछ हिस्सा तक सिमट गए। अगर हम 2023 तक देखते हैं तो 16,000 नागरिक, 12,000 सुरक्षा बल के और 17,000 नक्सली, लगभग 45,000 मौतें हुई। कुल 15,000 जो है हमले दर्ज हैं। यानी जो आतंकी आप रेडिकलाइज आतंकियों को देखते हैं उनसे कहीं गुना ज़्यादा मौत इन लोगों ने दी, लेकिन आपने इसको कभी भी इतना बड़ा खतरा नहीं माना। तो वो क्यों नहीं माना? क्योंकि अगर आप इसको देखेंगे, इसलिए नहीं माना क्योंकि उनकी रणनीति इस तरह की थी। मैं चाहता तो आपको ये तमाम चीज़ें बता सकता था कि कितने कितने, लेकिन ये फिर बहुत बड़ा हो जाएगा। अब मैं इसके मैकेनिज्म पर जाता हूँ। या तो ये चारू मजूमदार, मैंने कहा इसको ग्रेट प्लोरेटेरियंस कल्चरल रिवोल्यूशन कहा और कहा कि इस पर हिंसा ही एकमात्र। कानू सान्याल नेता था, बाद में हिंसा पर सवाल उठाए। लास्ट में आपने देखा होगा, सबसे लास्ट में उसका इंटरव्यू भी अखबारों में आया, इंडियन एक्सप्रेस में। अब शायद उसकी डेथ हो गई। तो किशनजी कोटेश्वर राव आपको मालूम हुआ, पश्चिम बंगाल झारखंड में कई हमलों का मास्टरमाइंड। गणपति जो महासचिव था 2004 से 2018। नरसिंह रेड्डी, कोबाड गांधी आपको याद होगा। मैं उस तरफ आ रहा हूँ कि किस तरह से आपकी नज़र में कभी आपके इर्द गिर्द सबसे बड़ा खतरा नहीं बना, जबकि बड़े शहरों में, दिल्ली में कोबाड मतलब जो सबसे बड़ा चेहरा टूटा था कोबाड गांधी जब अरेस्ट हुआ था, तो ये शहरी नेटवर्क टूटा था। ये पता चला था कि ये आखिर क्या होता है। ये 2009 में अरेस्ट हुआ था। बर्बर राव, जिसको एक बहुत बड़े कवि के तौर पर देखा जाता है, वैचारिक समर्थन और उनकी कविताएं इसको लिखा जाता था, वो जेल में। उसके अलावा वेंकटेश्वर राव गणपति, ये अलग सबसे बड़ा माओवादी चेहरा माना जाता था। अगर इनका मैकेनिज्म आप देखना चाहते हैं तो छात्र संगठन और विश्वविद्यालय 60 और 70 के दशक में जादवपुर यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज लखनऊ, जेएनयू, उस्मानिया यूनिवर्सिटी सब केंद्र बने। डीएसयू यानी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन, आइसा ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, पीडीएसयू जैसे संगठन खुले तौर पर ये इसके साथ इन कैंपसों में आप माओ, लेनिन, चारू मजूमदार के पोस्टरों को देखते थे। ग्रामीण हिंसा को क्रांति कहकर वो किया जाता था। अब नेहरू, इन्होंने इन्होंने शहरी नेटवर्क जो तैयार किया था, शहरों में इंटेलेक्चुअल फ्रंट बनाया। इसमें वकील, प्रोफेसर, लेखक, एक्टिविस्ट इकट्ठे किए। ये लोग कोर्ट में केस लड़ते, मानवाधिकार के नाम पर हिंसा को वैचारिक ढाल देते थे। ये लोग कोर्ट में अगर पुलिस ने कई बार अर्बन नेटवर्क की जब एक्सपोजे किए, जैसे 2009 में कोबाड गांधी, 2018 में भीमा कोरेगांव केस में सुधा भारद्वाज, बर्बर राव, गौतम नवलखा आदि। अगर आप इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, जो इसमें PUCL ये पहले बहुत एक्टिव था, जो पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़, PUDR, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, कमेटी फॉर रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर, ये तमाम लोग इनको एक मानवाधिकार का जामा पहनाकर बचाव करते रहे। CPI माओवादी ने कहा था, और इसके एक आधिकारिक दस्तावेज में था कि शहरी फ्रंट हमारे संगठन की रीढ़ है। यानी ये तमाम चीज़ें बड़े मुकदमे में मैंने ये कई सारे मुकदमे बताए कि जो ये केस चल रहे थे उनके लोगों का दर्ज किया। अगर आप देखेंगे कि जैसे मैं इनको माफ़ कीजिएगा, मैं आपको PWG तो मैंने आपको बताया ही है, पीपुल्स वार ग्रुप है आंध्र प्रदेश में, PWG का गढ़ था। 3,000 लोग उसके मरे थे और बहुत ज़्यादा उस्मानिया यूनिवर्सिटी से वहाँ आए थे। लाल गलियारा आपको मालूम है, इसमें गणपति और किशन जी का ये आइडिया था। इस दौर में शहरी नेटवर्क यानी PUDR जो 1990 में खड़े हुए थे, और PUCL शहरी क्षेत्र में हमारे कॉमरेड ही असली ढाल है, जो जनता की नज़रों में हमें वैध ठहराते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों आप नहीं उनको ये मान पाए कि वो लोग आपके लिए बहुत बड़ा खतरा हैं। अगर आप इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो वो ये है ग्रामीण गुरिल्ला, जो इसमें हथियार, काडर, जन अदालतें, वसूली होती थी। शहरी इंटेलेक्चुअल विश्वविद्यालयों में वैचारिक प्रसार, रिसर्च पेपर, मानवाधिकार की भाषा, इन तमाम को फ्रंट संगठन में आपको बता चुका। अंतर्राष्ट्रीय नेपाली माओवादी और फिलीपींस की रेड आर्मी से हथियार और विचारधारा ट्रेनिंग चलती रही। अब मैं आपको कुछ कट सुना देता हूँ
कि जो चारू मजूमदार ने कहा, भारतीय क्रांति की सफलता इस बात पर निर्भर है कि हम कितने लोगों का खून बहाते हैं। सुरक्षा बलों को मारना आम जनता के संघर्ष की विजय है। ये माओवादी दस्तावेज था जो 2007 में मिला था। जेएनयू की घटना में 2010 में दंतेवाड़ा के बाद छात्रों ने नारे लगाए, माओवादी क्रांति जिंदाबाद, लाल सलाम। तब आपने देखा होगा, मीडिया में भी आया था। दोनों को बराबरी से देखना होगा। जब झीरम घाटी की हिंसा हुई तो ये PUCL का था कि राज्य और माओवादी हिंसा, यानी आपने 27 लोगों का लीडरशिप की हत्या कर दी, लेकिन उसको किस तरह से जोड़ा। अगर आप नक्सली मशीनरी को देखेंगे, ओवरग्राउंड वर्कर ये शहर के लोगों को कहते हैं, विश्वविद्यालयों में वैचारिक फीड, कानूनी सहायता, मीडिया, साहित्य, एक्टिविज्म में राज्य दमनकारी और माओवादी पीड़ित जनता का आख्यान बनते रहे। मैं इस पर एक और बयान था मजूमदार के कि हर एक किसान को एक दुश्मन को मारना चाहिए, तभी वह क्रांति का सैनिक बनेगा। ये तमाम चीज़ें मुझे लगता है कि अब चूँकि बहुत ज़्यादा हो रहा है बड़ा वीडियो, तो हम इसको यहीं करते हैं ख़त्म। लेकिन मैं चाह रहा था कि आपको एक थोड़ा सा और बता दूं कि कैसे जो है ये देखें, ये देखा जाना चाहिए कि कैसे कैसे हारते रहे चुनाव। मैंने इसको देखने की कोशिश की थी कि 2014 में और उसमें क्या फ़र्क होता है। हालांकि एक पूरी डिटेल है, उस पर मुझे लगता है कि एक अलग वीडियो बनाया जा सकता था, इसलिए इसमें हम लोग शामिल नहीं करेंगे। ये बड़ा है, ये मजबूरी तो है इसकी। जो ये लेटर है ये कमजोरियों का संकेत है। प्रभावित जिलों की संख्या लगातार घट रही है और अब ये हो रहा है। मुझे लगता है, मैं ये देखना चाह रहा था कि जैसे जैसे कम्युनिस्ट पार्टी कमज़ोर हुई वैसे वैसे ये भी संगठन कमज़ोर होने लगे। देखिए, ये अब हम आपको बताते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि सीधा रिश्ता नहीं है, लेकिन 1985 से 50 से 80 तक ट्रेड यूनियन, किसान आंदोलन, छात्र संगठनों का था। पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा में वाम दल सत्ता में पहुंचे। इनकी ताकत 2009 के बाद गिरनी शुरू हुई। बंगाल में 2011 में हारा, त्रिपुरा में 2018 में हारा। आज केंद्र में CPI केवल 2-3 सीटों तक सिमट गए। और ये जो कहानी है यही आपको इशारा करती है कि ये राजनीति जब ताकतवर होती है तो इस देश में कितने लोगों का खून बहता है। खैर, आज उनके जन्मदिन पर मुझे लगता है ये लेटर अगर वायरल है तो एक बहुत बड़ी देन है। मैं बहुत सारी चीज़ें आपके लिए तैयार करके बैठा था, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बड़ा वीडियो होगा, तो हम इसको यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।